Welcome to session number 5 of C language. Today's first topic is algorithm. Now, what is algorithm? कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसके पहले उसके रफ स्टेप्स लिखना इज कॉल्ड algorithm. जैसे मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर करना है तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा, फिर मैं दो नंबर रीड यानी इनपुट करूंगा, फिर मैं दो नंबर की सम करूंगा, जो आंसर आया उसको डिस्प्ले करूंगा, फिर स्टॉप. इसको बोलते हैं अल्गोरिदम. सो अल्गोरिदम क्या है फिर? एन अल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन. किस चीज का? टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम और प्रोग्राम. जो प्रॉब्लम या प्रोग्राम हमें सॉल्व करने होते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन यानी अल्गोरिदम. अब ये अल्गोरिदम कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसी बात से आप अल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कि जब आपकी कोई कंपनी इंटरव्यू लेती है, या जैसे आपने एक स्केलर एकेडमी का नाम सुना होगा, जहाँ पे 11 महीने का 9 महीने का कोर्स 2.5-3 लाख में मिलता है. बहुत सारे ऐड आते हैं यूट्यूब पे, टीवी पे. स्केलर एकेडमी है ना. तो यहाँ पे आपको अल्गोरिदम सीखने के 3-3 लाख रुपए फीस चार्ज की जाती है. इतने इंपॉर्टेंट होते हैं अल्गोरिदम. कोई आपको इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा अल्गोरिदम्स. क्योंकि देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सब सिंटैक्स से लेके सब कुछ तो इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो मैटर क्या करता है कि आप अल्गोरिदम कैसे लिखते हो, आपका लॉजिक कितना अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स. जैसे ट्रेन बुकिंग है, हम ट्रेन का बुकिंग करते हैं, रेलवे का बुकिंग करते हैं, है ना. तो रेलवे के बुकिंग का अल्गोरिदम कितना कॉम्प्लेक्स होगा आप सोचिए. क्या होता है पता है क्या? अगर कोई ट्रेन नागपुर से मुंबई जा रही है ना, और मान के चलो उसमें 1000 सीट्स है, तो पूरे सीट्स नागपुर से बुक नहीं होते. वो 1000 सीट में फिर कोटा होता कि नागपुर से बुक करने वालों को 200 सीट्स मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद में वर्धा के लिए 100 सीट रिजर्व, फिर धामनगांव से बुक करने वालों के लिए 100 सीट रिजर्व, अमरावती से बुक करने वाले को 100 सीट्स रिजर्व. ऐसे सिटी वाइज उसका कोटा रहता. उसके बाद में भी वीआईपी लोगों के लिए अलग से कोटा रहता, वुमेन्स के लिए अलग, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग. उसमें भी लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, उसमें भी 3 AC, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर, जनरल, है ना. सो लॉट मेनी थिंग्स. सो जब आप बुकिंग करते हो तो आपको सीधा सीधा 1000 में से कोई सीट देना ऐसा नहीं है. पहले ये देखना पड़ेगा आप कौन से स्टेशन से बुकिंग करना चाहते हो. चलो धामनगांव, तो फिर धामनगांव के लिए कितना टिकट्स का कोटा है? 100. तो फिर वो 100 के 100 बुक हो गए कि बाकी है? अगर 100 के 100 बुक हो गए तो भले ही ट्रेन में सीट्स खाली है, लेकिन मैं धामनगांव से बुक करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि धामनगांव का कोटा खत्म हो गया. ठीक है. तो उसके बाद फिर चलो, धामनगांव के मान के चलिए 5 टिकट बाकी है, 5 का कोटा बाकी है. फिर भी मुझे टिकट मिलेंगी इसकी गारंटी नहीं. पहले ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो 5 का कोटा बाकी है वो कहीं लेडीज का तो नहीं है, या कहीं सीनियर सिटीजन्स का नहीं है. और चलो वो मेरे एज ग्रुप का अगर होगा, तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे जो बर्थ सुटेबल चाहिए, जैसे मिडल बर्थ कोई लेना नहीं चाहता, कोई भी लोअर या अपर बर्थ लेना चाहता है, तो फिर मुझे वो बर्थ मिले तो ही मैं बुक करूंगा, नहीं तो बुक नहीं करूंगा. थर्ड एसी में मिला या फर्स्ट एसी में मिला तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. मतलब मुझे क्या बोलना है, हम जो यहाँ पे सोचते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है, उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये अल्गोरिदम्स तो हम बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं. रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना आसान होता है, डिफिकल्ट होता है अच्छे अल्गोरिदम्स लिखना. फिर अब आप सोचिए बरं, इतना मैंने आपको बोला कि ट्रेन का बुकिंग का, अब अगर आपको मैं बोलूंगा कि ट्रेन में टिकट्स बुक करने का अल्गोरिदम लिखिए, आप लिख ही नहीं पाएंगे, गारंटी है मेरी. बराबर है, क्योंकि कितने सारे कंडीशंस आ गए कि नागपुर से मुंबई जाने तक 1000 टिकट, हर सिटी वाइज 100-100 का कोटा. बड़ी सिटी है तो ज्यादा कोटा टिकट्स का, छोटी सिटी है तो कम कोटा. उस कोटे में से भी वीआईपी कोटा अलग, लेडीज का अलग, सीनियर सिटीजन का अलग, उसके बाद में मिलिट्री में कोई है तो मिलिट्री मैन का अलग. बराबर है, स्टूडेंट रिजर्वेशन अलग. बराबर है, उसके बाद में भी लोअर बर्थ में, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर, साइड अपर. बराबर है, उसके बाद थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर, जनरल, लॉट मेनी थिंग्स. उसके बाद में कुछ कुछ रिजर्वेशन ऑन टाइम कैंसल होते,
कैंसिल होते तो फिर वेट लिस्ट वाले को रिजर्वेशन, आपने सुना होगा कि मेरा रिजर्वेशन वेटिंग पे है, फिर आपके ऊपर वाले कैंसिल हो गए तो आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता। मतलब कितने सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस है, आप सोचोगे तो आपको तो 10-12 दिन तो सोचने के लिए लगेंगे, एल्गोरिदम लिखना तो दूर की बात है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एल्गोरिदम इज इंपॉर्टेंट। एक बार आपने एल्गोरिदम लिख लिया तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो चैट जीपीटी भी कर लेगा आपके लिए, है ना। सो एल्गोरिदम कोई भी चीज करने का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान के चलो हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था वो था रेलवे बुकिंग का, तो उसके लिए जो आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे वो होगा एल्गोरिदम। जैसे कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाने के पहले उसका एक स्केच बनाता है, उसका एक प्लानिंग करता है। कोई भी आर्टिस्ट एक फोटो ड्रॉ करने के पहले उसका एक स्केच बनाता है, तो उसी को बोला जाता है अल्गोरिदम। ठीक है। सो अल्गोरिदम हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश। अल्गोरिदम टू बी रिटन इन नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। अल्गोरिदम कभी सी लैंग्वेज में मत लिखना। ठीक है। अल्गोरिदम अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो तो फिर अल्गोरिदम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या बचेगा। अल्गोरिदम हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे कि इंग्लिश। अब जैसे कि अच्छे स्टूडेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मान के चलिए रेगुलर बैच को आएंगे, पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, ऑन टाइम रहेंगे बिल्कुल, होमवर्क रेगुलर करेंगे, पंचुअल रहेंगे, टीचर्स को एल्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए गुड स्टूडेंट के। उसी तरह फॉर द देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द गुड एल्गोरिदम। तो कोई भी एल्गोरिदम को तब अच्छा माना जाएगा जब वो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड एल्गोरिदम की, कि उस एल्गोरिदम को जो नंबर ऑफ इनपुट चाहिए वो रहने चाहिए 0 और मोर। अगर इनपुट की जरूरत नहीं है तो आप 0 इनपुट लेंगे, यानी कुछ भी नहीं। और अगर आपको 10 इनपुट चाहिए तो फिर 10 लीजिए, 20 चाहिए तो 20 लीजिए। यानी कोई भी एल्गोरिदम जरूरत ना होने पे 0 इनपुट लेता है, और जरूरत होने पे जितने चाहिए उतने इनपुट लेता है। नेक्स्ट आते हैं हम आउटपुट के ऊपर। कोई भी एल्गोरिदम वन और मोर आउटपुट जनरेट करेगा। एनी एल्गोरिदम जनरेट्स वन और मोर आउटपुट। तो डिफरेंस क्या हुआ, इनपुट 0 और मोर चलते लेकिन आउटपुट वन और मोर। क्यों? तो देखिए, अगर आपकी सिस्टम 0 आउटपुट देने लगी तो फिर वो आपने लिखा ही क्यों। आप ट्यूशन लगा रहे और ट्यूशन का आउटपुट 0 है तो आप ट्यूशन लगाएंगे ही क्यों। तो कम से कम किसी चीज का एक तो भी आउटपुट आना चाहिए, नहीं तो अपन वो काम करेंगे ही नहीं ना। राइट। सो आउटपुट कभी भी 0 नहीं चाहिए, आउटपुट मिनिमम 1 चाहिए। ठीक है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। अल्गोरिदम के स्टेप लिमिटेड होने चाहिए। अल्गोरिदम सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप के बाद बंद होना चाहिए। कोई भी अल्गोरिदम अनलिमिटेड नहीं चलना चाहिए। अल्गोरिदम के नंबर ऑफ स्टेप्स लिमिटेड होने चाहिए, 1000, 2000, 3000। ठीक है। आप बोलोगे 10 लाख लाइन का अल्गोरिदम लिखूंगा तो नहीं जमेगा, इट शुड बी फाइनाइट। नेक्स्ट होता है डिफाइनाइट। डिफाइनाइट का मतलब होता है, आप फाइनाइट का अपोजिट वर्ड नहीं है डिफाइनाइट। डिफाइनाइट का मतलब होता है हर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कट होना चाहिए, विदाउट एनी कंफ्यूजन। जैसे सम, फ्यू, मेनी, ऐसे वर्ड अवॉइड करिए। आप ऐसा नहीं लिखेंगे, टेक मेनी इनपुट मेनी वैल्यूज, मेनी मतलब कितने, या इनपुट सम वैल्यूज, सम यानी कितने, इनपुट फ्यू वैल्यूज, ऐसा नहीं यूज करेंगे। आप बोलेंगे इनपुट 2 वैल्यूज, इनपुट 10 वैल्यूज। यानी कोई कंफ्यूजिंग वर्ड्स का यूज मत करिए। मेनी, फ्यू, सम, मे बी, सजेशन, ऐसे वर्ड्स का यूज मत करिए। अल्गोरिदम में हर स्टेप क्लियर कट होनी चाहिए। हो सकता है किसी होशियार बच्चे के लिए मेनी परसेंटेज यानी 95 हो गए, और हो गया कुछ बुद्धू बच्चे के लिए मेनी परसेंटेज यानी 40 हो गए, वो 40% को भी मेनी मिले बोलेगा। बराबर है। तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। हर सेंटेंस का मीनिंग सिंगल और क्लियर कट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिफाइनाइटनेस। और अल्गोरिदम इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्टेप्स करने के कोई भी काम करने के नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। बराबर है। तो कोई भी काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। आपको यवतमाल से नागपुर जाना है तो 2-3 रूट है, वाया कलम वर्धा जा सकते,
उसके बाद में हिंगनघाट से हाईवे पकड़ के जा सकते, वाया रालेगांव जा सकते। सो यवतमाल टू नागपुर जाने के 3 रूट्स है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? ये जो कड़म वर्धा ये वाला जो है वो सबसे अच्छा रूट माना जाएगा, सबसे कम डिस्टेंस है, अच्छा रोड है, बराबर है, टोल टैक्स भी ठीक ठाक है। सो कोई भी अल्गोरिदम या कोई भी काम करने के जब 4-5 ऑप्शंस अपने पास होंगे, उसमें से आप सबसे इफेक्टिव ऑप्शन चूज करिए, ऐसा यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जो अल्गोरिदम सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी गुड। चलिए इस टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। टॉपिक का नाम था अल्गोरिदम, 4 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन और कंसेप्ट क्या है देखिए। अल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है। किस चीज का? तो जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है या जो प्रोग्राम हमें लिखना है, उसके लिए जो हम स्टेप्स लिखते हैं उस स्टेप्स को बोला जाता है अल्गोरिदम। अल्गोरिदम हमेशा नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे कि इंग्लिश। अल्गोरिदम ऑलवेज रिटन इन नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, ठीक है। अल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स। अल्गोरिदम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, अल्गोरिदम जो नंबर ऑफ इनपुट लेता है, अगर जरूरत ना हो तो 0 इनपुट लीजिए, और जरूरत है तो फिर कितने भी लीजिए। लेकिन अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट 0 नहीं चलेंगे, कम से कम एक आउटपुट चाहिए, 1 और मोर में जाएगा। फाइनाइट यानी अल्गोरिदम पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद बंद होना चाहिए। अल्गोरिदम कभी भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप अल्गोरिदम शुड स्टॉप। डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है हर चीज क्लियर कट होनी चाहिए, कोई भी सेंटेंस का मीनिंग कंफ्यूज वाला नहीं होना चाहिए। और लास्ट होता है इफेक्टिवनेस। कोई भी अल्गोरिदम दिया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव होना चाहिए। सबसे इफेक्टिव वाला अल्गोरिदम आप चूज करिए, ठीक है। तो ये हो गया अल्गोरिदम की डेफिनेशन और उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। 0 और मोर इनपुट, 1 और मोर आउटपुट, अल्गोरिदम शुड हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप, अल्गोरिदम की हर स्टेप विदाउट एनी कंफ्यूजिंग और क्लियर कट होनी चाहिए, और अल्गोरिदम दिया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव होना चाहिए। 4 ऑप्शन है तो 4 में से ऐसा ऑप्शन लो अल्गोरिदम का जो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो यहाँ अल्गोरिदम टॉपिक खत्म होता है। अगर आपके साइड से कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने हाई क्वालिटी नोट्स है। मैं वर्ड बाय वर्ड इसको समझा रहा हूँ, आपके तरफ से डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया कि अल्गोरिदम क्यों इंपॉर्टेंट है। आप एडिशन ऑफ टू नंबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखोगे तो आपको ये टॉपिक यूजलेस लगेगा। आप रेलवे रिजर्वेशन जैसा एक एग्जाम्पल लेके चलोगे तो आपको यही टॉपिक समझेगा कि क्वाइट इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं फ्लो चार्ट के तरफ। अल्गोरिदम एक टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है। टेक्स्ट फॉर्म थोड़ा समझना कठिन होता है, तो इसका सॉल्यूशन है कि चलो इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाए। तो उस डायग्रामेटिक फॉर्म में आप दिखाते हो तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। जैसे कि ये जो है स्टार्ट, ये अल्गोरिदम में है, फ्लो चार्ट में उसको ये सिंबल में डालना पड़ता है। रीड, ये टेक्सचुअल स्टेप है, इनपुट लेना है तो पैरेललोग्राम दिखाना पड़ता है फ्लो चार्ट में। कैलकुलेशन है तो रेक्टेंगल दिखाना पड़ता है। इनपुट लेना है तो फिर से पैरेललोग्राम। स्टॉप करना है तो कैप्सूल शेप, ये ओवल वाला शेप। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम से ज्यादा इजीली समझ में आता है क्योंकि वो विजुअल पिक्टोरियल फॉर्म में होता है। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल शेप, कैप्सूल शेप यूज होता है। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होता है। कैलकुलेशन या असाइनमेंट साइन, इक्वल टू साइन जहाँ है वहां पे रेक्टेंगल यूज होता है, और ये एरोज को बोला जाता है फ्लो लाइंस। तो चलिए हम फ्लो चार्ट के बारे में देखते हैं। फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारे अल्गोरिदम या प्रोग्राम का, उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू शो हाउ डेटा फ्लोज इन द प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में डेटा कैसे फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये दिखाने का काम फ्लो चार्ट करता है। सो फ्लो चार्ट का काम होता है टू शो हाउ डेटा फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा कैसा फ्लो होता है ये बताने का काम फ्लो चार्ट करता है, ठीक है। तो ये जो इलिप्स या टर्मिनेटर है, ये सिंबल, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज होता है। आपको कोई कैलकुलेशन दिखाना है, फार्मूला लिखना है, या असाइनमेंट जैसे कि a इक्वल टू 10 लिखना है,
या आपको फार्मूला लिखना है ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो ऐसे केस में आप रेक्टेंगल का यूज करेंगे या प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करेंगे। इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे। कंडीशन के लिए आप डायमंड का यूज करेंगे। अगर आपको कंडीशन दिखाना है, जैसे ए ग्रेटर देन बी, ट्रू रही तो इधर जाएंगे, फॉल्स रही तो इधर जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन अगर आपको लिखना है तो आप डायमंड का यूज करेंगे। लूपिंग के लिए ये सिंबल यूज होता है। लूपिंग के लिए किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करना है तो कनेक्टर, मान के चलो ये आपके फ्लो चार्ट का एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, दोनों को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, तो ऐसा आप कनेक्टर से कर सकते हैं। और ये जो एरोज होते हैं इनको बोला जाता है फ्लो लाइंस। एक बार फिर से सिंबल समझाता हूँ, 4 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फ्लो चार्ट एंड गिव द सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्टिंग। तो ये जो सिंबल है ये आप स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करेंगे, इसको इलिप्स या टर्मिनेटर बोलते हैं। ये सिंबल फार्मूला या इक्वल टू साइन वाले असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे। इनपुट या आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम। कंडीशन अगर लिखना है ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद में एज ग्रेटर देन 18, ऐसे कंडीशंस अगर लिखना है तो डायमंड, डिसीजन बॉक्स, कंडीशनल बॉक्स। कोई चीज रिपीट करना है बार बार तो लूपिंग बॉक्स। एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करना है तो कनेक्टर। और जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, लाइंस चारों डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है, तो वो होता है फ्लो लाइंस। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि एक्सप्लेन फ्लो चार्ट एंड ड्रॉ द सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्टिंग। तो 4 और 4 ऐसे 8 मार्क के यहाँ 2 टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जहां ये अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का यूज हो। तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हम एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अगर कोई चैट बॉक्स में डालेंगे तो दैट विल बी गुड। हम देखते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला पता है क्या। इफ यू नो, पुट प्लीज पुट इट इन चैट बॉक्स या फिर ओरली बताइए। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। तो टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम करते हैं हम। हम्म, तो हम यूज करते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है। अगर कुछ प्रीवियस टॉपिक आपने मिस किए होंगे तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बहुत सिस्टमैटिक वे से हम ले रहे हैं, प्रॉपर डे बाय डे रिकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप मतलब ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स हमने ऐप पे डाले हैं। आई नो सम स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन ज्वाइनिंग ऑन द ऐप, लेकिन मैंने पर्पसफुली वेट पे ही रखा है, क्योंकि वैसे भी पेड स्टूडेंट के लिए रहेगा ऐप। तो कल से हम जो भी पेड स्टूडेंट है उनको ऐप में प्रॉपर ऐड करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी ऐप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे ड्यू टू सम और अदर रीजंस, तो वो प्रॉब्लम हम कल सॉल्व करके दे देंगे आपको, ठीक है। नाउ चलिए हम प्रोग्राम करते हैं। तो आपको पता है कोई भी प्रोग्राम करते वक्त सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कमेंट। तो कमेंट लिखने का एक तरीका होता है कि 2 बार स्लैश दीजिए। और मैं कमेंट लिख रहा हूँ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया मेरा कमेंट, टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। इसको लिखने का एक तरीका और है। आप ऐसा स्लैश और स्टार दीजिए, फिर ये सेंटेंस लिखिए और आखिरी में फिर से स्टार और स्लैश दीजिए। सो देयर आर 2 ways टू डू दिस। टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ये एक तरीका हो गया, या टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, देखो ये 2 स्लैश से अगर आप शुरू करते हो तो नो एंडिंग सिंबल, और स्लैश और स्टार से शुरू करते हो तो स्टार और स्लैश से बंद करिए। तो दो में से क्या यूज करना है आपकी मर्जी, ठीक है। मैं दो में से एक ही रखता हूँ फिलहाल। फिर हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हेडर फाइल।
इस हेडर फाइल का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दो टाइप के स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। अगर आपको इनपुट लेना है तो स्कैनएफ और आउटपुट करना है तो प्रिंटएफ। अगर आपको स्कैनएफ और प्रिंटएफ का इस्तेमाल इस प्रोग्राम में करना है तो आपको ये हेडर फाइल लिखनी ही पड़ेगी। और मान के चलो आपको इस प्रोग्राम में प्रिंटएफ और स्कैनएफ की जरूरत ही नहीं है तो फिर ये लाइन नहीं लिखी तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हम लिखेंगे void main। ठीक है, यहाँ से ये ओपनिंग करली ब्रैकेट से प्रोग्राम शुरू होता है और ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे प्रोग्राम खत्म होता है। ये मेन लिखना कंपलसरी पार्ट है, ये ऑप्शनल पार्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम लेता हूँ। तो आपको पता है अभी तक आप 3 डेटा टाइप सीखे हो। इंटीजर का एग्जाम्पल ये है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 13 तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर। दूसरा डेटा टाइप मैंने आपको सिखाया था फ्लोट। अगर मान के चलो मैं लिख रहा हूँ 12.5 तो ये हो गया फ्लोट। और तीसरा डेटा टाइप मैंने आपको सिखाया है कैरेक्टर क्यार। जैसे मैंने सिंगल कोट में के लिखा, सिंगल कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर। तो ये 3 डेटा टाइप अभी तक आप सीखे हो। 13 जहां डेसिमल पॉइंट नहीं है वो इंटीजर है, 12.5 इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट एंड के इज द एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर। तो अब सिंपल इंटरेस्ट जैसे चीज में फ्लोट डेटा टाइप ज्यादा सुटेबल है, फ्लोट। अब सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज होती है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मैं ले रहा हूँ पी। प्रिंसिपल अमाउंट यानी वो अमाउंट जितना लोन आपने बैंक से लिया है। तो जो लोन अमाउंट होता है उसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मान के चलिए लैपटॉप खरीदने के लिए आपने 50,000 का लोन लिया है, तो 50,000 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। आई रिपीट, लैपटॉप खरीदने के लिए अगर आपने 50,000 का लोन लिया है बैंक से तो 50,000 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। यन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने सालों में वो लोन आप वापस करोगे। मान के चलो 2 साल में वापस करोगे तो 2 हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। फिर आता है आर। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो लोन कितने परसेंट से, 12.5, 13.5, 14.0, लाइक दैट। और फिर होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी फिर अपने को ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो जितना अमाउंट आप बैंक से लेते हो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। कितने सालों में लौटाओगे दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स। उसमें इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा वो रहेगा आर। और जो हमारा आउटपुट आएगा वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे 3 चीजों का इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 चीजें मुझे इनपुट लेना है। ठीक है, ये जो मैसेज ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये डबल कोट में टाइप करना पड़ेगा। इनपुट के लिए यूज होता है स्कैनएफ। आपको 3 वैल्यू इनपुट लेना है तो आपको परसेंटेज अब 3 बार लिखना पड़ेगा। एफ का मतलब यहाँ फ्लोट है। पहली वैल्यू हम लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरी लेंगे नंबर ऑफ ईयर, तीसरी लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीनों वैल्यू के सामने स्कैनएफ में एक सिंबल लगाना जरूरी होता है। इस सिंबल को बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस यानी उस मेमोरी एड्रेस पे जाके वैल्यू को रखिए आप। दिस सिंबल डिनोट्स द एड्रेस। ठीक है, 3 बार परसेंटेज एफ क्यों लिखा, क्योंकि 3 वैल्यूज लेने थे। 3 वैल्यूज लेने थे तो परसेंटेज एफ 3 बार। एफ ही क्यों लिखा, क्योंकि फ्लोट था। ये वाला साइन क्यों दिया, दिस साइन, इसको एम्परसेंड सिंबल बोलते हैं और ये मेमोरी एड्रेस को दर्शाता है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। पी एन आर डिवाइडेड बाय 100। मैथमेटिक्स में आप पी एन आर डायरेक्ट लिख सकते, सी लैंग्वेज में मल्टीप्लाई के लिए स्टार देना ही पड़ेगा। पी इंटू एन इंटू आर ऐसा लिखना ही पड़ेगा। तो पी यानी बैंक से लिया हुआ लोन, एन यानी कितने सालों में लोन वापस करोगे, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिवाइडेड बाय 100। चलिए इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट
इक्वल टू फ्लोट है इसलिए परसेंटेज अब। अब आप बोलोगे अब क्यों सर एक बार लिखा आपने परसेंटेज अब? परसेंटेज अब एक बार इसलिए लिखा क्योंकि आउटपुट एक ही है। इनपुट 3 थे तो 3 बार लिखा, आउटपुट एक है तो एक बार लिखेंगे। क्या है आउटपुट का नाम? आउटपुट का नाम है SI। हो गया मेरा प्रोग्राम, लेट्स रन दिस। तो देखिए, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, आपने बैंक से लोन लिया था 50,000, फ्लोट है तो मैं 50,000.0 कर देता। कितने सालों के लिए लिया? तो 3 सालों के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो मान के चलो 13.5। तो आपको इंटरेस्ट लग रहा है 20,250। यानी आप बैंक को कितना पैसा वापस करेंगे? 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे, प्लस 20,250 आप बैच देंगे। यानी टोटल लैपटॉप आपको 70,250 रुपए में गिरेगा, अगर वो लैपटॉप के पैसे आप 3 सालों में फेडते हो तो। चलिए एक बार इसको समझाता हूं। ये जो लाइन होती है, इसको दो नाम है। एक तो आप इसको कमेंट बोलेंगे, या फिर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे। ये लाइन लिखना कंपलसरी नहीं है, इफ यू विश यू कैन डिलीट इट। ये हेडर फाइल दो चीजों के लिए लिखनी पड़ती है, प्रिंटफ, स्कैनफ। ये हेडर फाइल नहीं लिखी तो प्रिंटफ स्कैनफ का यूज आप नहीं कर पाओगे। हेडर फाइल का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वॉइड मेन और ये ओपनिंग करली ब्रैकेट, यहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे प्रोग्राम खत्म होता है। मेन के अंदर जितने भी लाइंस आते हैं वो जनरली सेमीकोलन से खत्म होते हैं। मैं जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने कुछ दिन पहले इफ एल्स और लूप देखे, वो लाइन सेमीकोलन से खत्म नहीं होते थे। ठीक है, मैंने 3 डेटा टाइप आपको सिखाया है बार बार, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इसमें से मैं यूज कर रहा हूँ फ्लोट। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है फ्लोट। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, बैंक से लिया हुआ लोन। N यानी नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों में लोन वापस करोगे। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट से ये लोन लिया है। और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा एक मैसेज मैंने यहाँ दिया है। स्कैनएप इज अ इनपुट स्टेटमेंट। परसेंटेज अब 3 बार लिखना है क्योंकि 3 वैल्यू इनपुट लेना है। F इसलिए लिखना है क्योंकि फ्लोट है, वो डबल कोट के अंदर ही चाहिए, परसेंटेज है परसेंटेज है परसेंटेज है। कॉमा डबल कोट के बाहर चाहिए, फिर PNR के सामने एड्रेस का साइन चाहिए। ये जो सब चीजें हैं, रूल्स है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। जो आंसर आएगा वो यहाँ प्रिंट होगा। परसेंटेज F प्रिंट नहीं होता, उसके जगह इसकी वैल्यू प्रिंट होती है। एक बार फिर से रन करता हूं। मान के चलो आपने बड़ा लैपटॉप लिया, एक आधा गेमिंग लैपटॉप। कहा तो भी प्रॉब्लम आया है। ये कमेंट वाला डिलीट हो गया गलती से। तो लेट्स रन दिस। सपोज आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, नंबर ऑफ ईयर 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.5। तो आपको वापस करने पड़ेंगे 72,500। ये आपको इंटरेस्ट लगेगा प्लस 1 लाख रुपए, ऐसे टोटल आपको 1,72,500 वापस करने पड़ेंगे, या 72,500 हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपके बैच में से तो कुछ डाउट्स आते ही नहीं है, तो दैट्स आई एम हेल्पलेस। अदरवाइज इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, सो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक और छोटा सा प्रोग्राम लेता हूँ जिसमें मैं तीनों डेटा टाइप एक साथ यूज करता हूँ। टू डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो। अब मैं 3 डेटा टाइप एक साथ यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ क्यार, स्टूडेंट का नेम, और ब्रैकेट में मैं जो 20 लिख रहा हूँ वो साइज है, मतलब स्टूडेंट का नाम 20 अल्फाबेट का रह सकेगा, ऐसा मुझे वहां पे बोलना है। ठीक है, वहां पे
स्टूडेंट का जो नाम है दैट कैन बी ऑफ 20 अल्फाबेट्स, ऐसा मैं वहां बोलना चाहता हूँ। फिर मैं स्टूडेंट का रोल नंबर ले रहा हूँ और फिर मैं स्टूडेंट के परसेंटेज ले रहा हूँ। तो मैंने तीनों डेटा टाइप एक साथ यूज कर लिए हैं, ठीक है। सो आई हैव यूज ऑल 3 डेटा टाइप्स एट ए टाइम, ठीक है। कैरेक्टर है जो स्टूडेंट के नेम के लिए गया है, रोल नंबर इंटीजर है, परसेंटेज फ्लोट है, ब्रैकेट में 20 का मतलब है कि स्टूडेंट का नाम 20 कैरेक्टर तक रह सकता है। अब मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा, इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स। अब कैरेक्टर, अब ये एक कैरेक्टर नहीं है ना, एक से ज्यादा कैरेक्टर है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसके लिए लिखना पड़ता है यस, सिंगल कैरेक्टर कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग, इंटीजर के लिए डी और परसेंटेज के लिए एफ। पहली वैल्यू है स्टूडेंट का नेम, दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट का रोल नंबर और तीसरी वैल्यू है परसेंटेज। लेकिन अभी स्टोरी में ट्विस्ट है, जब वैल्यू स्ट्रिंग रहती है तब ये एड्रेस का साइन नहीं होना, दिस इज अ रूल। अब ये तीनों को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट करते हैं नेम इक्वल टू स्ट्रिंग है, नेम प्रिंट कर दिया। फिर से एक प्रिंट एफ लिख रहा हूं, रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा। कोई न्यू स्टूडेंट होगा तो उनको ये डिफिकल्ट और फास्ट लग रहा होगा। तो न्यू स्टूडेंट अगर कोई होंगे जिनका आज का फर्स्ट या सेकंड डे है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप पूरे पुराने रिकॉर्डिंग देख के आइए। ये छठा सेशन है, तो जो रेगुलर आ रहे वो स्टूडेंट 6 सेशंस के थ्रू जा चुके हैं, तो उनको ये रिलेटिवली ज्यादा आसान लगेगा। पहले रन करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। और चलिए, सबसे पहले जैसे कि मैं मेरा ही ले लेता हूँ। स्टूडेंट का नेम लिया है अतुल, रोल नंबर लिया है 4, परसेंटेज ली है 89.5। देखो आ गया, नेम इक्वल टू अतुल, रोल नंबर इक्वल टू 4, परसेंटेज इक्वल टू 89.5। ये कैसे आया देखते हैं। तो ये तो हो गया कमेंट टू डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो। ये हो गई हेडर फाइल जो प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप को सपोर्ट कर रही। वॉइड मेन ये कंपलसरी पार्ट है। क्यार यानी अल्फाबेटिक वैल्यू है, वेरिएबल का नाम नेम है, ब्रैकेट में जो 20 लिखा है इसका मतलब मेरे वेरिएबल में 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे मुझे बोलना है। इट मे हैव 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर है रोल नंबर, फिर है परसेंटेज, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर है, परसेंटेज फ्लोट है। अब ये एक मैसेज है, इनपुट स्टूडेंट डिटेल्स सेमिकोलन। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स लेना है तो आपको लिखना पड़ता परसेंटेज एस, लॉन्ग फॉर्म है एस का स्ट्रिंग। इंटीजर के लिए लिखना पड़ता डी, लॉन्ग फॉर्म है डेसिमल इंटीजर। और फ्लोट के लिए लिखना पड़ता एफ, लॉन्ग फॉर्म है फ्लोट। और जब स्ट्रिंग वैल्यू रहती ना तब ये एड्रेस का साइन नहीं चाहिए, बाकी दो वक्त चाहिए। अब बारी आती है प्रिंट करने के लिए। परसेंटेज एस के जगह नेम की वैल्यू दिखेंगी, परसेंटेज डी के जगह रोल नंबर की वैल्यू दिखेगी, परसेंटेज एफ के जगह पी आर की वैल्यू दिखेगी। दैट्स इट, ठीक है। तीनों वैल्यूज को हमने डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल प्रोग्राम। नाउ it is 31st December and Sunday as well, so we are not going to take session of next 20 minutes. यहाँ से 1 मिनट के बाद हम रुक जाएंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब एक बार फिर से आप आखिरी बार सुन लीजिए कि आपको 2200 रुपए में क्या मिलेगा। कंप्लीट सी लैंग्वेज सीखने को मिलेगा, उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा जब सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा तब। माइंड स्पेस कंप्यूटर का जो ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आने वाली पूरी टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगी। एंड्रॉइड के 5 प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे जिसमें से एक प्रोजेक्ट हमने कल किया। आपकी इच्छा रही तो 5 की जगह 7 ले लेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ऐड होंगी। ये सब आपको मिलेगा 2200 रुपए में, अगर आपकी फी 3 जनवरी के पहले आती है तो। उसके बाद में ये फी 2600 रुपए हो जाएंगी, जो 1300 प्लस 1300 के फॉर्म में रहेंगी। सो विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।
कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बैच में कोई डाउट पूछता ही नहीं है. सो हाउ कैन अंडरस्टैंड कि समझ में आ रहा है कि नहीं. तो hope you will continue, your friends will continue, and you will start asking more and more doubts so we can clear your doubts. Thank you. Wish you happy new year in advance. Let's stop here.